अभी तक हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में जो है पार्ट 4 देख चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे हुए थे शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में। आज हम लोग इसका पार्ट 5 देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलो क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है, तो हम लोग उसका डिफिनीशन देख भी चुके थे पिछले वीडियो में भी, उसके पिछले वीडियो में भी, कि क्या देखे थे कि जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर केवल एक अभिकारक पर निर्भर करता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। जिसमें किसी पर नहीं करता है उसे कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। जिसमें एक पर करता है उसको कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जिसमें किसी पर निर्भर नहीं करता है अभिक्रिया की दर उसे क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया। जिसके बारे में कल हम लोग देखे थे और वहाँ पर वेग स्थिरांक व्यंजक भी प्राप्त किए थे कि वेग स्थिरांक व्यंजक क्या होता है? k = a0 माइनस a बाई टी। और फिर हम लोग उसके लिए अर्ध आयोग याद किए थे। अर्ध है मतलब टी हाफ कितना होता है? a0/2 के। मेरे ख्याल से वो वीडियो देखे होंगे, ठीक है, ना देखे तो देख लेना उसको, शून्य कोटि की अभिक्रिया, जो कि इसका पिछला वीडियो था, पार्ट 4 था। आज हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया को देखेंगे और इसमें जो है वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करेंगे। वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है वही हम लोग प्रथम कोटि के लिए प्राप्त करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, प्लस यहाँ पर न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से निकल सकता है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और देखो डिफिनीशन एग्जाम्पल हम लोग पहले देख चुके हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर केवल एक अभिकारक पर निर्भर करता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण भी देख चुके थे हम, C12H12 प्लस H2 बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो ये सब बात हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया में बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग इसमें बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में कि इसमें जो है वेग स्थिरांक का व्यंजक हम कैसे ज्ञात करते हैं। के का व्यंजक, वेग स्थिरांक का व्यंजक हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखो, मान लो कोई अभिक्रिया है जिसमें Na अभिकारक है और ये उत्पादित। तो ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा। और इसको आपको याद करना पड़ेगा, मतलब बार बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उससे याद हो जाएगा। उससे क्या होगा, एग्जाम में आता है 5 मार्क्स में, 5 नंबर में आता है एग्जाम में, तब वो लिखने में आसानी रहेगा। देखो, मान लो कि Na अभिकारक है जो कि उत्पाद बना रहा है। जब मान लो कि टाइम = 0 है, मतलब कि जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। जब मान लो कि अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो अभिकारक की जो शुरुआती सांद्रता है वो मान लो कि क्या है? A0 मोल प्रति लीटर, और उत्पाद नहीं बना है। जब मान लो कुछ टाइम बीता, जब मान लो टाइम t हुआ, तो अभिकारक क्या होगा? कम होगा। इस देखो, सेम कॉन्सेप्ट बोले थे ना हम कल, कि सेम कॉन्सेप्ट जो शून्य कोटि की अभिक्रिया में यूज हुआ था वही सेम कॉन्सेप्ट जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में भी यूज होगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जो कि हम लोग आगे देख लेंगे क्या डिफरेंस होने वाला है, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, ठीक है। तो मान लो कि शुरुआत जब टाइम = 0 है, मतलब कि जो अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, उस समय जो अभिकारक की शुरुआती सांद्रता है वो कितना है? A0 मोल प्रति लीटर। उत्पाद नहीं बना है। अब मान लो कुछ समय बीता, जब समय बीतेगा तो क्या होगा? उत्पाद बनेगा, और उत्पाद बनेगा और अभिकारक कम होगा। तो अभिकारक मान लो A0 से कम होकर हो गया A मोल प्रति लीटर, और उत्पाद कुछ बना, मान लो उत्पाद बन गया X। तो अभिकारक A0 से घट के कितना हो गया? A। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे क्या होता है? अभिकारक घटते जाता है, उत्पाद क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। तो मान लो अभिकारक A0 से घट के कितना हो गया? A मोल पर लीटर हो गया, है ना। उत्पाद कुछ ना कुछ बन गया X। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें अभिक्रिया की दर लिख रहे हैं। और कौन सी अभिक्रिया की दर लिख रहे हैं? तत्कालिक अभिक्रिया की दर। तो तत्कालिक अभिक्रिया की दर क्या होता है बताओ? -dA/dt। माइनस क्यों दिए हैं? क्योंकि जब भी अभिक्रिया की दर अगर हम अभिकारक के पदों में लिखते हैं तो हम क्या देते हैं? माइनस देते हैं। और चूँकि हम तत्कालिक अभिक्रिया की दर लिखे हैं इसलिए dA/dt लिखा गया है। अब हम इसमें अभिक्रिया की दर लिख रहे हैं वेग समीकरण के हिसाब से। तो वेग समीकरण के हिसाब से जो अभिक्रिया की दर होता है वो क्या होता है? Ka⁴n। ये मान लो समीकरण 1 हो गया, ये मान लो कि समीकरण 2 हो गया। दोनों का दोनों क्या है? अभिक्रिया की दर है। ये है तत्कालिक अभिक्रिया की दर और ये है वेग समीकरण।
ठीक है। अभिक्रिया की दर ये हुआ तत्कालिक, ये हुआ अवयव समीकरण, लेकिन दोनों तो है अभिक्रिया की दर ही, और दोनों में LHS समान है। जब LHS समान है तो RHS भी कैसा होगा, समान होगा, है ना। जब LHS सेम है तो RHS भी कैसा होगा, सेम। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं माइनस dA/dt इज इक्वल टू KA⁴n। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पिछले में क्या हुआ था, पिछले जो शून्य कोटि की अभिक्रिया था वहाँ पर n 0 था, तो ये पूरा वैल्यू कितना हो गया था, 1 हो गया था। लेकिन यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर तो n 1 है, चूँकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब चूँकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो n 1 है, तब n 1 है तो ये a ही रहेगा। अब मान लो क्या करें, dt को इधर भेजें, a को इधर ले आएँ, तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस, इधर लिखते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस dA/, n है, n कितना है, 1, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, खत्म हो गया। a इधर आ गया, dt इधर चला गया, तो इसकल टू क्या हो गया, kdt, समझे। a इधर आया, n कहाँ गया, तो n खत्म हो गया, सिंस चूँकि n कितना है, 1, क्यों, चूँकि कोटि की अभिक्रिया की कोटि क्या है, 1, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब यहाँ पर क्या करें, दोनों तरफ समाकलन कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ क्या किया गया, इंटीग्रेशन कर दिया गया। तो इधर इंटीग्रेशन हो गया किसका, माइनस dA/a का, और इधर इंटीग्रेशन हो गया किसका, dt का, kdt का। और देखो माइनस dA/a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx/x क्या होता है, ये ऐसे बोले कि 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है ln x। ये आपको इंटीग्रेशन में पढ़ना था, बहुत फेमस चीज़ है कि 1/x dx, इसको पढ़ सकते हैं ना, 1/x dx, देखो ना dx/x बोलें, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, 1/x dx। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। तो यहाँ पर dA/a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस है ना, तो माइनस ln a इक्वल टू k बाहर आ गया, कांस्टेंट है। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, और इंटीग्रेशन हुआ है तो इसमें एक बोलते हैं कि जब भी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, मतलब कि इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है ना, एक वो होता है इसमें लिमिट दिया हो, और एक वो होता है इसमें लिमिट नहीं दिया हो। लिमिट अगर दिया हो तो उसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, और अगर लिमिट नहीं दिया हो उसको बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। और जो भी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, मतलब कि जिसमें भी लिमिट नहीं दिया होता है, उसमें इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट आकर जुड़ जाता है, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट या समाकलन स्थिरांक, जिसको c अथवा i से निरूपित किया जाता है। तो मान लो यहाँ पर लिख दिए c क्या है, c है समाकलन स्थिरांक, या फिर इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो c का मान निकालना है, तो क्या करें, अगर इसको 0 कर दें तो इधर जो भी होगा वो c का मान हो जाएगा। अब इसको 0 कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर k को हम 0 मान सकते हैं क्या, नहीं मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक रिएक्शन है, और किसी भी रिएक्शन का कोई ना कोई रेट होगा, मतलब k को तो हम 0 मान नहीं सकते हैं, क्योंकि k तो रेट कांस्टेंट है, और अगर रेट कांस्टेंट 0 होगा तो मतलब रिएक्शन होगा ही नहीं, तो हम k को 0 नहीं मान सकते हैं। लेकिन हम t को 0 मान सकते हैं, हम t को 0 मान सकते हैं। तो लेकिन देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन एक कब है, कंसंट्रेशन एक कब है, जब टाइम t है। अगर हम टाइम को 0 मानेंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, a0। तो यदि t इक्वल टू 0 तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा a0, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, a0 हो जाएगा। तो अगर टाइम को हम 0 मान लेंगे तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, a0। टाइम अगर t है तो कंसंट्रेशन a है, टाइम अगर 0 मानेंगे तो कंसंट्रेशन जो है a0 हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, माइनस ln a0 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c।
तो C बराबर क्या हो गया -ln A0। मान लो कि इक्वेशन 3 हो गया, इक्वेशन 3। तो अब क्या करें, C का मान समीकरण 3 में रख दो, है ना। C का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में। तो C का मान समीकरण 3 में रखने पर, C का मान समीकरण 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, -ln A बराबर KT, और C की जगह क्या आ जाएगा -ln A0। देखिए माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -ln A प्लस ln A0 बराबर KT। बात समझे, देखो ये माइनस में था ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये तो माइनस ही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln A0 माइनस ln A बराबर KT। बताओ log m माइनस log n क्या होता है। log का देखो, log का 3 फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है log a टू द पावर n, होता है n log a। दूसरा फार्मूला होता है log m इंटू log n, ठीक है। तो ये होता है log m प्लस n, ये ऐसे बोलो log m इंटू n, तो log m प्लस log n। और तीसरा होता है कि log m माइनस log n, तो ये हो जाता है log m बाई n। तो यहाँ पर क्या है log A0 माइनस a, तो ये क्या हो जाएगा ln A0 बाई a इक्वल टू KT। तो KT बराबर क्या होगी, देखो समझ में आया ना क्या बोल रहे हैं। ये log m माइनस log n है ना, log A0 माइनस log a, तो क्या हो जाएगा log m बाई n हो जाएगा, log m बाई n। तो KT बराबर, अच्छा अब ln को अगर log में चेंज करना हो, अगर ln को log में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, ln इक्वल टू होता है 2.303 log। तो ln को log में चेंज करना है तो क्या करेंगे, उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.303 log A0 बाई a बराबर KT। तो KT बराबर क्या हो गया, देखो KT बराबर क्या हो गया, KT बराबर हो गया 2.303 log A0 बाई a, ठीक है। हमको क्या करना है, k का व्यंजक प्राप्त करना है, तो t इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बाई t log A0 बाई a। यही हमको ज्ञात करना था, जो कि हो गया k बराबर 2.303 बाई t log A0 बाई a, जहाँ पर k क्या है, k है वेग स्थिरांक, t क्या है, t है समय, A0 अभिकारक की शुरुआती सांद्रता और a है अभिकारक की अंतिम सांद्रता या अभिकारक की सांद्रता समय t पर, ठीक है। समझ में आया, चलिए कुछ बता देते हैं इसको। देखो ये आपको आना चाहिए, एग्जाम में 5 नंबर में आता है, ठीक है। इसको बार बार 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। देखो एक बार मान लो Na अभिकारक है, ये उत्पाद में चेंज हो रहा है, पहले इसको लिख लो। पहले बेहतर होगा वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो, फिर दोबारा समझाते हैं इसको। वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए। चलो हो गया, समझो फिर से। मान लो कि Na अभिकारक है, ये उत्पाद बना रहा है, लिख लिया ना, नहीं तो अभी भी लिख लो। देखो वीडियो को पॉज करो, लिख लो पूरा इसको, पहले लिख लिया, ठीक है। देखो मान लो कि Na अभिकारक है और ये क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। तो जब समय इक्वल टू 0 है, मतलब कि जो अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, जब मान लो कि अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ है तो अभिकारक की जो शुरुआती सांद्रता है वो A0 है। अब मान लो कुछ समय बीता t, कुछ समय बीतेगा तो अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो A0 से घट के सांद्रता कितना हो गया, a हो गया, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर क्या लिखेंगे, -dA बाई dt। माइनस क्यों लिखे हैं, तो किसको हम अभिकारक के पदों में लिखे हैं, और dA बाई dt मतलब क्या हुआ कि a के चेंज होने की दर।
उसके बाद हम वेग समीकरण, अब से देखो ये सब चीज़ हम पहले पढ़े हुए हैं, फर्स्ट वीडियो का ही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद अभिक्रिया की दर क्या होता है, के ए टू द पावर एन। अब के दर क्या होता है, के ए टू द पावर एन, ठीक है। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या आया, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू, देखो ये एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी क्या होगा, बराबर होगा, तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए टू द पावर एन। अब चूँकि यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 1, चूँकि किस कोटि का अभिक्रिया है, प्रथम कोटि का, तो ये इधर आया, ये इधर आया, तो माइनस डी ए बाई ए बराबर के डी टी। अब दोनों तरफ क्या कर दिए हैं, इंटीग्रेशन कर दिए, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, इधर इंटीग्रेशन हो गया माइनस डी ए बाई ए का, और इधर इंटीग्रेशन हो गया किसका, के डी टी का। अब डी एस बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन ए, है ना, 1 बाई एक्स डी एस का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स, इसका क्या हो जाएगा माइनस एल एन ए बराबर के, बाहर आ गया कांस्टेंट है तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी। और जब ही इंटीग्रेशन होता है तो एक कांस्टेंट आकर जुड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं, समाकलन स्थिरांक, जिसको सी अथवा आई से निरूपित करते हैं। अब हमको सी का मान निकालना था, तो हम बोले कि इसको अगर जीरो कर देंगे तो इधर जो भी होगा वो सी का मान होगा। अब इसको जीरो करने के लिए क्या करें, टी को जीरो कर दें, टी को जीरो मानेंगे तो सान्द्रता क्या हो जाएगा, ए नॉट, टाइम टी है तो सान्द्रता ए है, टाइम जीरो मानेंगे तो सान्द्रता क्या हो जाएगा, ए नॉट, टाइम जीरो पर सान्द्रता क्या हो गया, ए नॉट, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस एल एन ए नॉट इक्वल टू के एन जीरो प्लस सी, बात समझे। तो सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस एल एन ए नॉट। अब सी का मान समीकरण 3 में लाकर रख दिए, समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा माइनस एल एन ए बराबर के टी, और सी का मान कितना है माइनस एल एन ए नॉट, तो माइनस एल एन ए माइनस इधर प्लस हो गया, प्लस एल एन ए नॉट इक्वल टू के टी, तो एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए बराबर के टी, तो एल एन ए नॉट बाई ए बराबर के टी, तो 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए इक्वल टू के टी। देखो अब देखो ये पता है ना, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन होता है, एल एन को लॉग में चेंज किए हैं तो 2.303 लॉग हो गया, ए नॉट बाई ए इक्वल टू के टी हो गया, तो के टी बराबर क्या हो गया 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए, तो के बराबर क्या हो गया 2.307 लॉग ए नॉट बाई ए। इसको नोट कर लिए, ठीक है। अब देखो इस पर हम लोग जिस तरह से शून्य कोटि की अभिक्रिया में हम लोग जो है अर्ध आयु का व्यंजक प्राप्त किए थे, वैसे ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया में भी हम लोग क्या करेंगे, अर्ध आयु का व्यंजक प्राप्त करेंगे, ठीक है। यहाँ समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के व्यंजक प्राप्त कर लिए हैं, अब हम लोग प्राप्त करेंगे अर्ध आयु का व्यंजक, ठीक है। तो देखिए इसको नोट कर लिए, इधर साफ करते हैं। अब हम लोग जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का व्यंजक क्या होता है प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम लोग इस पर एक दो अच्छा क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में भी आया हुआ है बोर्ड में, और एनसीईआरटी के भी जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले अर्ध आयु का व्यंजक प्राप्त करना है। चलिए तो अर्ध आयु का व्यंजक प्राप्त करते हैं। देखो अर्ध आयु का व्यंजक, देखो मान लो कोई अभिक्रिया है जिसमें Na अभिकारक है। अब अर्ध समझते हैं, पहले भी लिखवाए हुए हैं, जितने समय में आधी अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, या फिर ऐसे बोलने जितने समय में आधा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया की अर्ध आयु कहते हैं। पहले भी हमने देखे हुए हैं इस चीज़ को, पिछले वीडियो में बात किए हुए थे कि अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या होती है, जितने समय में आधा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, या फिर ऐसे बोले जितने समय में आधी अभिक्रिया संपन्न हो जाती है उसे अभिक्रिया की अर्ध आयु कहते हैं। इसे T½ अथवा T50% अथवा T0.5 से निरूपित किया जाता है, ठीक है। और शून्य कोटि के लिए क्या आया था अर्ध आयु, A0/2 के, T½ इक्वल टू A0/2 के आया था, किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो अब हम लोग उसके ज्ञात करें किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग उसको ज्ञात करने जा रहे हैं। क्या ज्ञात करना है, T½ का व्यंजक ज्ञात करना है। अब बताओ अर्ध आयु के बाद अगर किसी अभिकारक का शुरुआती सांद्रता, मान लो ये Na अभिकारक है जो कि उत्पाद में चेंज हो रहा है,
जब टाइम इक्वल टू 0 है उस समय अभिकारक की शुरुआती सांद्रता मान लो A0 है। क्या है? A0। उत्पाद नहीं बना है। जब मान लो कुछ टाइम बीता, टाइम कितना बीता? T½ जब टाइम T½ बीते तो अभिकारक कम होगा। कितना कम हो जाएगा? A0/2। पहले कितना था? A0। अर्ध आयु के बाद कितना अभिकारक बचेगा? आधा बचेगा। पहले A0 था तो A0/2 बचेगा। अब इसको ले आकर रख दो वेग स्थिरांक के व्यंजक में, तो क्या हो जाएगा? K बराबर 2.303/T log A0/A। हमको क्या ज्ञात करना है? T½ ज्ञात करना है। तो T½ इधर आ गया, तो T½ बराबर 2.303/K log A0/, एक जगह क्या आ जाएगा? A0/2 है ना। देखो जब टाइम T था तब कंसंट्रेशन A था, सांद्रता A था। अगर टाइम T½ हो गया तो सांद्रता क्या हो जाएगा? A0/2 हो जाएगा। A0 से A0 कैंसिल, 2 ऊपर गया तो T½ बराबर क्या हो गया? 2.303/K log 2। अब बताओ log 2 का मान कितना होता है? तो याद रखना कि log 2 का मान होता है 0.3010। वैसे ही log 3 का मान होता है 0.4771। ये आपको याद रहना चाहिए। वैसे ही log 10 का मान होता है 1। ठीक है, बस ये 3 याद रखो। और भी होता है बहुत सारा, लेकिन आपको बेसिकली log 2 और log 10 याद रहना चाहिए। log 2 होता है 0.3010 और log 10 कितना होता है? 1। तो T½ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303/K इंटू log 2 कितना हो जाएगा? 0.3010 मल्टीप्लाई हो गया तो T½ हो जाएगा 0.693/K। तो T½ कितना हो गया? 0.693/K। देखो अब यहाँ पर इसे देखो गुना करोगे इतना आ जाएगा, गुना कर देख लेना इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बात जो समझने वाला है वो ये था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में हम लोग की जो अर्ध आयु था वो कितना आया था? A0/2 के आए थे कि नहीं? और यहाँ पर हम बोले हुए थे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की अर्ध आयु है वो अभिकारक के शुरुआती सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता अगर बढ़ेगी, है ना, वैसे वैसे जो अर्ध आयु है वो भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखो प्रथम कोटि में क्या अर्ध आयु अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि फॉर्मूला क्या आया है? देखो T½ इक्वल टू क्या आ गया है? 0.693/K। मतलब कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में जो अर्ध आयु है वो अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जबकि हम देखे थे कि शून्य कोटि अभिक्रिया में जो अर्ध आयु है वो अभिकारक के शुरुआती सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो कितना आया ये? 0.693/K आया। देखो इसमें अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, मान लो कि ये प्लॉट हो गया T½ का और ये हो गया A0 का, कि ये ग्राफ कैसा हो गया? स्ट्रेट। क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता ही नहीं है, T½ A0 डिपेंड करता ही नहीं है, तो यहाँ पर ग्राफ का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखें प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं, और फिर हम लोग देखें कि T½ का फॉर्मूला प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन देते हैं आपको, बनाइए उसको, लिखिए क्वेश्चन। इसको लिख लिए थे ना? अगर नहीं लिखे तो बेहतर होगा वीडियो को पीछे करो और इसको लिखो। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा एक कि यदि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिकारक की शुरुआती सांद्रता 100 मोल प्रति लीटर है, 100 मोल प्रति लीटर है, जो 10 सेकेंड बाद घटकर 10 मोल प्रति लीटर हो जाता है,
10 मोल प्रति लीटर हो जाता है तो अभिक्रिया की दर ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या लिखे कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया में यदि अभिकारक की शुरुआती सांद्रता 100 मोल प्रति लीटर है जो 10 सेकेंड बाद घट कितना हो जाता है, 10 मोल प्रति लीटर हो जाता है, तो क्या ज्ञात करना है, अभिक्रिया की दर ज्ञात करना है। चलो तुम जो क्वेश्चन लिखे हैं उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब कि जो ए नॉट है अभिकारक की जो शुरुआती सांद्रता है ये कितना दिया हुआ है, 100 मोल प्रति लीटर। क्वेश्चन तो लिख लिया था ना, अगर नहीं लिखे तो क्वेश्चन तो पीछे जाओ, अगर क्वेश्चन हम बोल रहे हैं प्लस लिख लो, तब अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ए नॉट जो है अभिकारक की शुरुआती सांद्रता वो कितनी दी हुई है, बोलो, अभिकारक की जो शुरुआती सांद्रता है वो कितना दिया हुआ है, 100 मोल प्रति लीटर, जो कि कितने समय बाद घट जाता है, 10 सेकेंड बाद। घट के कितना हो जाता है, घट के हो जाता है 10 मोल प्रति लीटर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर इसको चाहो तो वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो इसको। फिर हम देखो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अभी जो हम फार्मूला देखें हैं, अभी हम लोग फार्मूला कौन कौन देखें, एक देखे हैं कि शून्य कोटि के लिए के बराबर क्या होता है, ए नॉट माइनस ए बाई टी। फिर हम लोग देखे हैं कि शून्य कोटि के लिए टी हाफ क्या होता है, टी हाफ होता है ए नॉट बाई 2k। ये दोनों फार्मूला हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फिर हम लोग आज देखे हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है, 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। फिर हम लोग देखे हैं कि प्रथम कोटि के लिए जो टी हाफ होता है ये कितना होता है, 0.693 बाई के। ये होता है किसके लिए, प्रथम कोटि के लिए। तो हम लोग शून्य कोटि और प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक और अर्ध आयु का व्यंजक प्राप्त कर चुके हैं। आपको ये प्राप्त करने आना चाहिए, चूँकि एग्जाम में 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सिंपली आपको ये फार्मूला यूज़ करना है और ये क्वेश्चन बन जाएगा। मेरे ख्याल से बना लिए होंगे, चलो हम बना देते हैं अब। तो के बराबर क्या होता है, याद रखो, 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। तो के बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एकदम सिंपल फार्मूला खाली रखना है, फार्मूला पर केवल वैल्यू पुट करना है आपको। तो क्या हो जाएगा 2.303, टी कितना दिया हुआ है 10 लॉग ए नॉट क्या होता है, ए नॉट होता है अभिकारक की शुरुआती सांद्रता जो कितना दिया हुआ है 100 मोल प्रति लीटर, और ए क्या है, ए है अभिकारक की सांद्रता समय टी पर। समय टी पर अभिकारक की सांद्रता कितनी हो गई है, 10 हो गई है। तो यहाँ भी कितना हो गया 10, 0 से 0 कैंसिल। बताओ लॉग 10 का मान कितना होता है, अभी लिखे थे कि लॉग 2 का मान कितना होता है 0.3010। लॉग 3 का मान कितना होता है 0.4771। लॉग 10 का मान कितना होता है 1। बस आपको ये 3 याद रखना है, और भी हो सकता है, लेकिन आपको लॉग 2 और लॉग 10 का मान याद रहना चाहिए। तो लॉग 10 का मान कितना होता है 1, ये तो 1 हो गया। तो k इक्वल टू क्या हो गया 2.303 बाई 10 इंटू 1। लॉग 10 कितना हो गया 1। अब इसमें हम 10 से डिवाइड करेंगे तो k कितना आ जाएगा, k आ जाएगा 0.2303। और बताओ कि प्रथम कोटि के लिए k का मात्रक क्या होता है, हम लोग याद किए थे, शायद पार्ट 3 में देखना होगा इसके पिछले वीडियो में, कि k का जो मात्रक होता है प्रथम कोटि के लिए क्या होता है प्रति सेकंड। तो कितना हो गया 0.2303 पर सेकंड। और ये कैसे है, तैसे भी निकाल सकते हैं इसको। देखो यहाँ कुछ मान तो है नहीं, ये समय है, तो यहाँ पर क्या है सेकंड, यहाँ पर क्या है सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा पर सेकंड। और नहीं तो इसको छोड़ दो। तो हम लोग को पहले से भी याद है वैसे कि प्रथम कोटि के लिए जो k का मात्रक है वो क्या होता है प्रति सेकंड होता है। वैसे ही शून्य कोटि के लिए क्या होता है मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, और प्रथम कोटि के लिए पर सेकंड होता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब इस पर हम लोग एक अच्छा मान लो कि इसी में क्या पूछता है कि इसी क्वेश्चन में लिखो, ऊपर दिए हुए प्रश्न में अर्ध आयु ज्ञात करें। लिखो ऊपर दिए गए प्रश्न में अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात करें। लिख लिए। देखो जब हम बोले लिखने के लिए तो वीडियो को पॉज करके लिखो, एक बार सुन लो, तो वीडियो को पॉज करके उसको आप लिखिए, ठीक है। तो
क्या बोले कि ऊपर दिए हुए प्रश्न में अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा, देखो अर्धायु क्या होता है 0.693 बाई के, तो 0.693 बाई के कितना दिया हो गया, के निकल कर आया है 0.2303 पर सेकेंड। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो मेरे ख्याल से आ जाएगा आपको 3.010 कर लेना, इसको लगभग उतना ही आएगा। ठीक है, 3 या समथिंग 0 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा डिवाइड कर देखना, इसको जितना आएगा उतना सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल है, पर इसमें हम के निकालेंगे, के निकालने के बाद टी हाफ इसका जो है सिंपली इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। अब इस पर एक दो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, उसको हम लोग अभी करते हैं और उसके बाद इस वीडियो को बंद करते हैं। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी में है, लिखिएगा क्वेश्चन कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, इसको लिख लिया था ना, बेहतर होगा वीडियो को पॉज करके लिख लो इसको पहले। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में साबित करें कि टी, देखो ऐसे लिखना, साबित करें कि टी 99.9% अभिक्रिया की अर्ध आयु के 10 गुना होता है। अभिक्रिया के अर्ध आयु के 10 गुना होता है। चलो इसको हम बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में ही एक अच्छा क्वेश्चन दिया है इस टॉपिक पे। तो इसमें क्या दिया है कि आपको साबित करना है कि T 99.9% जो है वह 10 गुना है किसके, अभिक्रिया के अर्धायु के। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए बात हो रही है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बात हो रही है। देखो T 99.9% मतलब क्या हुआ कि इतना अभिक्रिया संपन्न हो गया है। ठीक है, तो मान के चलो कि अगर अभिकारक का शुरुआती सांद्रता 100 मोल प्रति लीटर है, ठीक है, जहाँ भी परसेंटेज वाला चीज़ हो वहाँ पर हमेशा शुरुआत में 100 मान लेना चाहिए कि शुरुआत में 100 रहा होगा, ये हमेशा मान लेना चाहिए हर एक जगह। जहाँ भी परसेंटेज वाला चीज़ है वहाँ मान लो कि शुरू में 100 रहा है, शुरू में 100 रहा है। तो मान लो कि अभिकारक की जो शुरुआती सांद्रता है वो कितना है, 100 मोल प्रति लीटर। ठीक है, जो अभिकारक है, मान लो ये अभिकारक है Na, ये उत्पाद बना रहा है। तो जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो उस समय अभिकारक की जो शुरुआती सांद्रता है वो कितना है, 100 मोल प्रति लीटर। अब बताओ जब इतना समय बीतेगा, कितना समय बीता, 99.9%, तो सांद्रता कितना बचेगा। इतना अभिक्रिया संपन्न हो गया है, मतलब इतना अभिकारक उत्पाद में चेंज हो गया है, तो कितना बचा, 100 में से इतना घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.1 मोल पर लीटर। पहले कितना था, 100 मोल पर लीटर। अब इतना अभिक्रिया संपन्न हो गया है, मतलब इतना अभिकारक उत्पाद में चेंज हो गया है, तो कितना बचा, 0.1 मोल पर लीटर बचा है। ठीक है, चलो फॉर्मूला रखो। फॉर्मूला क्या होता है, K = 2.303/T log A0/A। हमको T कितना मानना है, हमको T मानना है 99.9%। तो T को इधर लेकर आए तो क्या हो जाएगा, T 99.9%, K को इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, T इधर आया, K इधर आया, तो क्या हो जाएगा 2.303/K log A0 कितना माने हैं, 100। तो A0 कितना हो गया, 100, और A कितना है, 0.1, मतलब इतना समय पर सांद्रता कितना बचा हुआ है, 0.1 बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0.1, ये गया, ऊपर में क्या आ जाएगा, 0, तो log 1000। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.303/K log 1000 है, इसको लिख सकते हैं log 10⁻³ लिख सकते हैं ना। और हम लोग को पता है कि log A⁴n क्या होता है, n log A। ये हम लोग देख चुके हैं, अभी शुरुआत में ही देखे हैं कि log A⁴n क्या होता है, n आ जाता है इधर, तो ये हो जाता है n log, तो 3 आ जाएगा इधर, तो देखो क्या हो जाएगा 2.303/K, 3 हो गया इधर, n log A, देखो log A⁴n, तो n इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा 3 log 10।
और log 10 कितना होता है 1, अभी बोलते ना log 10 1 होता है, log 2 0.3010 होता है, तो log 10 1 हो गया तो कैंसिल हो गया। अब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6.909 बाई के टी 99.9% और इंटू 1 है, कोई इसका मतलब नहीं है, कैंसिल हो गया। अब हमको करना क्या है, रेशियो निकालना है, कौन कौन, टी 99.9 बाई टी हाफ। तो ये कितना निकला है, देखो ये आया है 6.909 बाई के, और टी हाफ क्या होता है, टी हाफ हम लोग को पता है कि अभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ क्या होता है 0.693 बाई के होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.693 बाई के, 0.693 बाई के। अब ये ऊपर चल जाएगा तो ये लिख सकते हैं इसको 6.909 बाई के इंटू के गया ऊपर तो क्या हो जाएगा के बाई 0.693। समझे, ये यहाँ पर है, ये ऊपर गया तो के बाई 0.693, इससे ये कैंसिल और इससे कैंसिल होगा तो लगभग कितना आएगा, देखो ये 0.693 है, ये 6.909 है, तो लगभग ये अप्रॉक्स 10 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब कि हम लिख सकते हैं टी 99.9 बाई टी हाफ इजकल टू 10, मतलब कि टी 99.9 इजकल टू 10 इंटू टी हाफ। यही तो हमको प्रूफ करना था, देखो यहाँ यही प्रूफ करना था कि 99.9% जो टाइम है वह टी हाफ के 10 गुना होता है, यही हमको प्रूफ करना था। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है उसको आप कर लेंगे अगर इसको आप ध्यान से समझ लिए तो। देखो इसमें मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ फार्मूला है, आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए और साथ में पता होना चाहिए कि टी क्या है, ए नॉट क्या है और ए क्या है। टी क्या है, टी वह समय है जितना समय बीत चुका है। ए नॉट क्या है, ए नॉट जो है यह शुरुआती सांद्रता है, और ए क्या है, ए सांद्रता है समय टी पर। ठीक है, अब इसके अलावा एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में और भी है जो कि अब चाहिएगा तो बन जाएगा, नहीं तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में जो है करवा देंगे। फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है लास्ट टॉपिक बचेगा कॉल्जन थ्योरी, संघट्ट सिद्धांत या उसको टक्कर सिद्धांत भी कहते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के में ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।